बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस लेक्चर जो मैंने लिया था सेकंड ईयर से रिलेटेड, तो वो था कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ मैंने उसका बिल्कुल बेसिक लेक्चर मैंने लिया था कि कूलम्स लॉ हमारे पास क्या है, यानी कूलम्स लॉ में हम कायनात में किस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं, यानी कूलम्स लॉ का मेन मिशन क्या है। और फिर मैंने 2-3 बातें उस पर की थी, मतलब कि फ़ोर्स का मैग्नीट्यूड किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो वहीं से मैं स्टार्ट ले रहा हूँ, वहीं से आगे फिर आप लोगों का ये लेक्चर हो गया, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं उसको, आगे समझते हैं कि कूलम्स लॉ में आगे क्या है, ठीक है। तो हमने जहाँ तक पढ़ा था वो ये था कि हमने देखा कि कूलम ने हमें एक मैथमेटिकल फॉर्म दिया, फोर्स F इज़ इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब मेरी एक बात आप लोग याद रखें, वो ये है कि फिज़िक्स में अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो ये बात तो क्लियर है कि वो नेचर से रिलेटेड होता है, आपके सराउंडिंग से रिलेटेड एक टॉपिक होता है जिसमें आपके कायनात का कोई भी हिस्सा डिस्कस हो रहा होता है, ठीक है ना। आपके कायनात का कोई भी फिनोमेना डिस्कस हो रहा होता है। अब एक बात याद रखें कि हम पूरे नॉलेज को फिज़िक्स में हम टॉपिक से रिलेटेड नॉलेज को मैथमेटिकल इक्वेशन के अंदर उसको पैक कर देते हैं, आप इस तरह बता सकते हैं। तो मैथमेटिकल इक्वेशन की अगर आपको समझ आ जाए तो समझो कि आपको पूरा टॉपिक समझ में आ गया, क्योंकि मैथमेटिकल इक्वेशन से आप लोग टॉपिक का स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, टॉपिक को आप डिफ़ाइन भी कर सकते हैं, जिसका अभी मैं आप लोग को ट्रिक समझाने वाला हूं कि आप लोग किस तरह सोचोगे। मैथमेटिकल इक्वेशन से नॉलेज किस तरह निकाला जाता है, ठीक है ना। और कूलम्स लॉ को भी फॉरवर्ड कर दूंगा मैं। तो मैथमेटिकल इक्वेशन में आपका स्टेटमेंट भी छुपा होता है टॉपिक का, मैथमेटिकल इक्वेशन में आपकी एक्सप्लेनेशन भी छुपी होती है, और मैथमेटिकल इक्वेशन में हमारे पास डिपेंडेंट फैक्टर्स जो भी है टॉपिक से रिलेटेड, वो पूरा कंक्लूजन मैथमेटिकल इक्वेशन में होता है, ठीक है। अब सवाल ये है कि मैथमेटिकल इक्वेशन को कैसे समझा जाए और मैथमेटिकल इक्वेशन से नॉलेज को खींच कर बाहर किस तरह निकाला जाएगा, ठीक है। तो आप मेरी बात को गौर से सुने कि मैं क्या बता रहा हूँ, और मैं कूलम्स लॉ को भी साथ साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो, ये मैथमेटिकल इक्वेशन आया है कूलम्स लॉ का, तो सबसे पहले आप लोगों ने मैथमेटिकल इक्वेशन को लेबल करना है कि मैथमेटिकल इक्वेशन में जो फिजिकल क्वांटिटीज़ है वो कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज़ है। फिजिक्स की दुनिया में कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन जो आपका होता है तो उसमें फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है, फिजिकल क्वांटिटीज़ मिलकर आपको मैथमेटिकल इक्वेशन बना कर देता है। और हर फिजिकल क्वांटिटी उसका अपना एक यूनिट होता है, और फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास हर वो चीज़ जो मेजरेबल हो, जिसको आप समझते हो ऑलरेडी, ठीक है। तो अब इस इक्वेशन से मैं पूरा जो प्रीवियस मैंने आपको लेक्चर लिया था, इस इक्वेशन में वो सारा नॉलेज मौजूद है, ठीक है ना। अब कैसे निकाला जाएगा, तो इधर देखें, सबसे पहले आप मैथमेटिकल इक्वेशन को देखें कि उसमें फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन कौन सी है। ये F है तो इसको मैं फोर्स कहता हूँ, तो ये फोर्स आपने देखना होगा कि ये फोर्स कौन सा फोर्स है, ये कायनात में कहाँ पे होता है। आप इसका एड्रेस देखो, एड्रेस इसका क्या है, ठीक है ना। आप इस तरह याद मत करो कि दिस इज फोर्स, ये आप अगर इस तरह बताओगे तो ये सरफेसली आप इसको समझ रहे हो। दिस इज नॉट फोर्स, आप ठीक है फोर्स है, लेकिन आप किस तरह बताओगे, दिस इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन विच एग्जिस्ट बिटवीन टू चार्जेस। देखो पूरा एड्रेस मैंने बता दिया, ठीक है। आप जब टॉपिक को समझते हो तो आप इस तरह समझा करो कि मैथमेटिकल इक्वेशन में जो फिजिकल क्वांटिटी है वो फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है। तो इधर मैं लिखता हूं, अब आप देखें जरा इससे कितना नॉलेज में निकाल कर देता हूं। अब इसी मैथमेटिकल इक्वेशन में पूरा एक फिनोमेना छुपा हुआ है, इसको मैं कहता हूं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, अट्रैक्शन और रिपल्जन। ये मैंने इसके साथ लिख लिया। मैंने इस फोर्स को समझा कि ये क्या है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन एग्जिस्ट, ये बात भी याद रखो, एग्जिस्ट बिटवीन टू
पॉइंट चार्जेस, जो दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान एग्जिस्ट करता है, ये वो फोर्स है जो दो चार्जेस के दरमियान एग्जिस्ट करता है। ये हमारे कायनात का हिस्सा है, ठीक है। अच्छा, अब ये Q हमारे पास क्या है, Q1, ये हमारे पास चार्ज है, वन चार्ज, ये हमारे पास एक चार्ज हुआ और ये हमारे पास अनदर चार्ज, ये हमारे पास एक दूसरा चार्ज हो गया, यानी Q1 भी एक चार्ज है और Q2 भी एक चार्ज है, जो दो पॉइंट चार्जेस है जिनके दरमियान ये वाला फोर्स एग्जिस्ट करता है। दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान ये वाला जो फोर्स एग्जिस्ट करता है वो पॉइंट चार्जेस Q1 और Q2 है। अच्छा, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन को हम इलेक्ट्रिक फोर्स भी कह सकते हैं, ये इलेक्ट्रिक फोर्स भी है और इसका एक और नाम जो कूलम्बिक फोर्स है, क्योंकि इस फोर्स को मालूम किया था कूलम ने, इसका मैग्नीट्यूड कूलम ने मालूम किया था, तो कूलम्बिक फोर्स भी कह सकता हूँ। अच्छा, ये जो R है, ये R हमारे पास क्या है, R हमारे पास है सेपरेशन बिटवीन द सेंटर्स ऑफ चार्जेस, ये चार्जेस के सेंटर्स के दरमियान सेपरेशन है। अच्छा, तो ये देखो पूरा जो मैथमेटिकल इक्वेशन है, अच्छा ये भी समझ लिया कि ये हमारे पास Q1 क्या है, Q2 क्या है, Q1 भी समझ लिया, इसी तरह हमने Q2 भी समझ लिया। अब के हमारे पास एक कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट को हम कूलम कांस्टेंट भी कहते हैं, कूलम्स कांस्टेंट, दिस इज कॉल्ड कूलम्स कांस्टेंट, या इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट भी कहते हैं, कूलम कांस्टेंट भी इसको कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट भी इसको कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कांस्टेंट। तो अब मेरी बात को सुने ज़रा, मेरी असल कोशिश ये है ना कि आप लोग खुद चीज़ों को समझो, आप मेथड सीखो ना। तो अब देखो, ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन है और इस मैथमेटिकल इक्वेशन को जो कि फिजिकल क्वांटिटीज़ के दरमियान है, उन फिजिकल क्वांटिटीज़ को मैंने एड्रेस कर दिया, उसका एड्रेस मैंने पहचान लिया, उसका पता क्या है। तो ये जो मैंने बताया, अगर मैं दो चार्जेस लेता हूँ, एक बॉडी है हमारे पास, अब चार्ज का कंसेप्ट क्या है जो मैं समझा चुका हूँ। अगर ये एक बॉडी है, इस पे चार्ज Q1 है, ये एक बॉडी है, इस पे चार्ज Q2 है, मतलब आपने एक मैटर लिया है, कोई भी मैटर, और उससे आपने इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर दिया है, तो उस मैटर को पॉजिटिव चार्ज बॉडी कहा जाएगा, या पॉजिटिव चार्ज मैटर आप उसको कह दे, और ये भी मान लो कि पॉजिटिव चार्ज है। अब Q1 कितना है, या तो 1 कूलम होगा, या तो 2 कूलम्स होगा, या तो 3 कूलम्स होगा। Q2 कितना है, या तो 1 कूलम होगा, या तो 2 कूलम्स होगा, या तो 3 कूलम्स होगा, कुछ भी हो सकता है। तो Q1 is what? The magnitude of charge on one body. Q2 is what? The magnitude of charge on another body. ठीक है, तो ये Q1 और Q2 हो गए जो इस इक्वेशन में मैंने इधर लिखे हैं। अब इन चार्जेस के सेंटर से, अगर इसको मैं थोड़ा बड़ा करके ड्रा कर दूं तो सही रहेगा, इन दोनों चार्जेस के सेंटर से, यहाँ से सेंटर से मैं सेपरेशन लेता हूं, तो ये इन दोनों चार्जेस के दरमियान, इनके सेंटर्स के दरमियान जो सेपरेशन है उसको मैं R कहता हूं। अगर आप सेपरेशन ये लेते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक हो, अगर आप ये सेपरेशन लेते हैं तो ये हमारे पास R नहीं है, दिस इज रॉन्ग। ये R इन दोनों चार्जेस के सेंटर्स के दरमियान सेपरेशन है, ठीक है ना। अच्छा, इसीलिए हम कूलम फोर्स को सेंट्रल फोर्स का नाम भी देते हैं, क्योंकि ये इन दोनों चार्जेसों के सेंटर्स के दरमियान हम ये फोर्स लेते हैं, तो इसलिए हम इसको सेंट्रल फोर्स भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये इस मैथमेटिकल इक्वेशन को मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं समझ रहा हूँ कि ये मैथमेटिकल इक्वेशन में जो फिजिकल क्वांटिटीज़ है वो हमारे पास कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटीज़ है, एक एक फिजिकल क्वांटिटी को मैं समझ रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, तो मैं आपको ये बता रहा था, सेंटर्स के दरमियान हम सेपरेशन लेते हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट सेंट्रल फोर्स। और इसी तरह अगर आप ग्रेविटेशनल फोर्स देखें तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी हमारे पास सेंट्रल फोर्स कहलाता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स में आप देखते हैं कि दो चार्जेस के दरमियान जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो r² के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो उसको भी हम सेंट्रल फोर्स कहते हैं। तो ये जो सेंट्रल फोर्स का वर्ड हम इसको देते हैं, तो इसके पीछे जो लॉजिक है वो ये है कि ये जो सेपरेशन है वो हमारे पास
चार्जेस के सेंटर से हम लेते हैं, ठीक है सर। अब ये हमारे पास Q1 हो गया, Q2 हो गया, R का भी पता चल गया। तो इन दोनों चार्जेस के दरमियान फोर्स होगा, अगर दोनों पॉजिटिव है तो फोर्स आप रिपल्सिव होगा, अगर दोनों अट्रैक्टिव है तो फोर्स आप अट्रैक्शन होगा हमारे पास। अब ये तो मैथमेटिकल इक्वेशन में फिजिकल क्वांटिटीज को हमने समझा, ठीक है ना। तो अब आप इसी मैथमेटिकल इक्वेशन से इसका स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं और इसी मैथमेटिकल इक्वेशन की मदद से आप इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, एक्सप्लेनेशन भी कर सकते हैं। किस तरह, गौर से सुने जरा। अब अगर आप इधर देखें तो ये क्या हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन। ये आपके पास एक चार्ज हो गया, ये दूसरा चार्ज हो गया, दोनों आपस में मल्टीप्लिकेशन में है। तो मैं कह सकता हूं स्टेटमेंट जब मैं लिखूंगा कूलम्स लॉ का, कूलम लॉ दो चार्जेस के दरमियान फोर्स को डिस्कस करता है। तो अगर मैं कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट लिखूंगा तो इसी मैथमेटिकल इक्वेशन को देखकर मैं उसका स्टेटमेंट लिख सकता हूं, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। ये Q1 एक चार्ज का मैग्नीट्यूड है, Q2 दूसरे चार्ज का मैग्नीट्यूड है, दोनों का प्रोडक्ट है और फोर्स के सामने आए हैं तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी है। इसी तरह द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। चार्जेस के दरमियान सेपरेशन को हम बढ़ाएंगे तो फोर्स हमारे पास कम होता जाएगा। और फिर F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R नहीं है, R के ऊपर स्क्वायर है। क्यों ऐसा हुआ? एक्सपेरिमेंटली जब हमने देखा तो जब हम सेपरेशन को 2 गुना बढ़ाते हैं, जब हम सेपरेशन को चार्जेस के दरमियान सेपरेशन को 2 गुना बढ़ाते हैं तो फोर्स 4 गुना कम हो जाता है। जब हम सेपरेशन को 3 गुना बढ़ाते हैं तो 3 3 जा 9, फोर्स 9 टाइम्स डिक्रीज होता जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द रेडियस, ठीक है। तो ये हमारे पास इसी मैथमेटिकल इक्वेशन से मैंने कूलम्स लॉ को डिफाइन कर दिया, उसका स्टेटमेंट लिख लिया। अब इसी मैथमेटिकल इक्वेशन से मैं एक्सप्लेनेशन भी कर सकता हूं। ये तो स्टेटमेंट हो गया, मेन मिशन हो गया कि कूलम लॉ क्या बताता है। अब इंग्लिश जब आप एक्सप्लेनेशन लिखोगे तो सिंपल सी बात है, आप क्या डिस्कस कर रहे हो, आप दो चार्जेस के दरमियान फोर्स डिस्कस कर रहे हो। तो आप लिखो लेट वी हैव 2 चार्जेस Q1 एंड Q2, 1 चार्ज हैज मैग्नीट्यूड Q1। इसी तरह इसको देखते जाओ, लेट वी हैव 2 चार्जेस, 1 हैव चार्ज, 1 हैव मैग्नीट्यूड, 1 हैव चार्ज Q1 एंड अनदर हैव चार्ज Q2। द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस इज R separation हुआ। If we increase the magnitude of each charge, the force between the charges also increases, and if we increase the separation between the charges, the force decreases। तो इंग्लिश भी आप लोग इससे लिख सकते हो और फिर आप इसका मैथमेटिकल फॉर्म, सिंपल सी बात है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर, कंबाइनली लिख लिया तो फोर्स इज इक्वल टू K Q1 और Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। और K हमारे पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, मतलब फोर्स Q1 और Q2 और R स्क्वायर जब चार्जेस बढ़ाते थे तो फोर्स बढ़ता था, लेकिन ये एग्जैक्ट इक्वल नहीं आ रहे थे, तो इसलिए हमने एक कांस्टेंट लगा लिया। इसका मैं अक्सर स्टूडेंट्स को एग्जांपल लेता हूँ, मैं स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि अगर मैं इस तरह लिखूँ, सुने जरा, आप सुने, ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के बारे में जरा अपना कंसेप्ट थोड़ा क्लियर कर दे, ठीक है, कि ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी क्यों आता है। अगर मैं एक जनरल सिंपल आपको समझाने के लिए एक सिंपल सी बात बताता हूं, अगर मैं ये बताऊं कि 4 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2, फॉर एग्जांपल मैंने ये बता दिया, ठीक है। अब इससे मैं ये बता सकता हूं, मैथमेटिक्स मुझे ये इजाज़त देता है कि मैं 4 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2 लिखूँ। मतलब ये कि अगर इसको मैं बढ़ाऊंगा, इस नंबर को बढ़ाऊंगा तो इस नंबर को भी बढ़ाऊंगा, इसका मतलब ये है, ठीक है ना। जिस तरह आप लिखते हो x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, तो उसका मतलब ये कि जब आप x को बढ़ाओगे तो y भी बढ़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं 4 डिजिट को बढ़ाऊंगा तो 2 भी बढ़ेगा। अगर मैं 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो 8 हो जाएगा, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो 4 हो जाएगा। अगर मैं 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो 12 हो जाएगा, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो 6 हो जाएगा। अब देखो प्रोपोर्शनल तो ठीक है, लेकिन ये बात सरासर गलत होगी अगर आप 4 इज इक्वल टू 2 लिखो, तो ये गलत है। ये मैथमेटिक्स मुझे ये इजाज़त नहीं देता, फिजिक्स मुझे ये इजाज़त नहीं देता कि मैं 4 को 2 के बराबर कर दूं। ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है, 4 2 के कभी बराबर नहीं हो सकता। इसी तरह 8 4 के बराबर कभी नहीं हो सकता, 12 6 के बराबर कभी नहीं हो सकता। लेकिन एक बात है, अगर मैं इसके साथ एक डिजिट
मल्टीप्लाई करूं तो हमारे पास 4 2 के बराबर हो जाएगा, और वो डिजिट 2 है, उधर भी 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है। तो ये डिजिट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है या कांस्टेंट आ रहा है? ये डिजिट कांस्टेंट आ रहा है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 6 2 जा 12 आपके पास। तो इस 2 को हम इस रिलेशन का, अगर इसको मैं एक रिलेशन कह दूं तो इस रिलेशन के लिए जो कांस्टेंट है वो हमारे पास 2 है। उसको फिर मैं अपना नाम भी दे सकता हूं। चलो इसको मैं बताता हूं, शेख, ये इसका नाम हो गया शेख इस कांस्टेंट का। तो मैं लिख सकता हूं कि 4 इज इक्वल टू शेख इंटू 2, वेयर शेख एस इज इक्वल टू व्हाट 2। इस तरह मैं लिख सकता हूं। तो मतलब ये कि हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में कन्वर्ट करने के लिए एक कांस्टेंट लगता है, और वो मुख्तलिफ जगहों में मुख्तलिफ हुआ करता है। अगर मैं एक और रिलेशन लिखूँ, मैं कहूँ कि 9 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 3, तो ठीक है लिख लो। अब 9 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो 18, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो 6, 9 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करो 27, 3 3 जा 9। अब देखो 9 इक्वल टू 3 नहीं है, 18 इक्वल टू 6 नहीं है, 27 इक्वल टू 9 नहीं है। लेकिन अगर इसके साथ मैं 3 मल्टीप्लाई कर दूंगा जो इधर 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 हर जगह पे सेम है, तो ये कांस्टेंट आ रहा है। कांस्टेंट इज अ थिंग विच इज नॉट चेंजिंग। ओके, तो इस 3 को मैं इधर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कहूंगा। उधर 2 है, इधर 3 है हमारे पास। तो प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास कांस्टेंट लगता है। तो अब मैं जरा पॉइंट की तरफ आता हूं ताकि आप लोगों का माइंड और बेसिक्स आप लोगों के क्लियर हो। यहां पे कूलम ने देखा कि जब चार्जेस बढ़ाते थे तो फोर्स बढ़ता था, लेकिन ऐसा नहीं कि जितने चार्जेस है, चार्जेस का मैग्नीट्यूड 2 है, एक चार्ज का दूसरे का भी 2 है, तो 2 2 जा 4 न्यूटन फोर्स है। नहीं, ऐसा नहीं था, ठीक है ना। और फोर्स 4 न्यूटन ऐसा नहीं था। चार्जेस के मैग्नीट्यूड को बढ़ाने से फोर्स बढ़ता था, सेपरेशन को बढ़ाने से फोर्स कम होता था। तो प्रोपोर्शनलिटी में हमने लिखा कि ये फोर्स इन चीज़ों पे डिपेंड करता है। डिपेंडेंट फैक्टर्स उनके क्या है? तो इलेक्ट्रिक फोर्स यानी कूलम्बिक फोर्स के डिपेंडेंट फैक्टर्स चार्जेस Q1 Q2 है, और सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस और सेपरेशन के ऊपर स्क्वायर है, ये उसके डिपेंडेंट फैक्टर्स हैं। इनमें आप चेंजेस लाएंगे तो आपके पास फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज होता जाएगा। लेकिन इक्वल कब होगा? आपने एक कांस्टेंट, ये तो आप बढ़ाओगे तो फोर्स बढ़ेगा ना, एक खास रेशो से, इक्वल रेशो से बढ़ेगा। जितना जितना आप लोग चार्जेस बढ़ाओगे उतना फोर्स भी बढ़ेगा। फिर इस प्रोपोर्शनलिटी को हम कन्वर्ट करते इक्वलिटी में, तो हमने कांस्टेंट लगाया, और उस कांस्टेंट को कूलम ने अपना नाम दिया। कूलम्स कांस्टेंट भी इसको कह सकते हैं, और इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कांस्टेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि कूलम डिस्कस द फोर्स विच एग्जिस्ट बिटवीन 2 स्टैटिक चार्जेस, इसलिए इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कहते हैं। अच्छा, अब यहाँ तक तो मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में भी थोड़ा बहुत समझाया था, और इसको मैं आगे लेकर गया, यहाँ तक मैंने समझा दिया। अब इस के को भी समझते हैं कांस्टेंट, और ये आपको बता रहा हूँ कि ये फोर्स का मैग्नीट्यूड है, जो कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था। तो इस इक्वेशन से अब सवाल ये कि इस इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं? इस इक्वेशन की मदद से हम फोर्स के मैग्नीट्यूड को भी मालूम कर सकते हैं, और हम फोर्स के डिपेंडेंट फैक्टर्स भी देख सकते हैं कि उसके डिपेंडेंट फैक्टर्स क्या है। तो डिपेंडेंट फैक्टर्स तो मैंने आपको समझा दिया कि क्या है। अब इस इक्वेशन से हम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कैसे मालूम करते हैं? सिंपल सी बात है। कूलम्स लॉ हमारे पास ये है, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। अब इसमें काफ़ी काम है, कूलम्स लॉ इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम भी पढ़ेंगे, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ भी पढ़ेंगे, उसमें कुछ MCQs भी डिस्कस करूंगा। तो आप लोग स्टेप बाय स्टेप एक एक लेक्चर देखते जाओ, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारे पास K Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर है। अगर मैं Q1 बताऊं कि वो 1 कूलम है, और Q2 बताऊं कि वो भी हमारे पास 1 कूलम है, और मान लो कि R सेपरेशन उनके दरमियान 1 मीटर है, तो मैं फोर्स निकालता हूं कि फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो फोर्स हमारे पास बराबर हो जाएगा के, इस के को मैं फर्दर भी एक्सप्लेन करूंगा। अब इसमें एक्सप्लेनेशन बाकी है, लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूं, एक एक लफ्ज़ आप लोग ज़रा क्लियर करते जाओ। Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर, ये फार्मूला हमें कूलम ने दिया है। इस फार्मूले से मैं मैग्नीट्यूड मालूम कर सकता हूं। F इज इक्वल टू K की कीमत 9 × 10⁻9 है, और ये बराबर है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये इसका यूनिट है, जो कि मैं बार बार बता रहा हूँ, इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा यूनिट कहाँ से आया, के किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, ये भी
बताता हूँ मैं आप लोगों को। और ये 1 कूलम, ये 1 कूलम और ये भी 1 कूलम, और डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, आर 1 मीटर है उसका स्क्वायर लिया तो फोर्स आपके पास 1 × 1 1 ही आता है, इसका भी 1 आ जाएगा। 9 × 10⁻⁹ न्यूटन आपके पास आ गया। बात याद रखो कि फोर्स का यूनिट न्यूटन है तो आंसर आपके पास न्यूटन्स में आएगा, ठीक है ना। तो ये देखो ये क्या हो गया, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन क्या है, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड है ना। तो आप अब आपके ज़हन में बात क्लियर होनी चाहिए कि कूलम्स लॉ का मिशन क्या है, यानी कूलम लॉ आपको नॉलेज क्या देता है, इल्म क्या देता है। आप लोग रटो के पीछे मत पढ़ो ना, आप लोग कंसेप्ट को क्लियर किया करो। कूलम्स लॉ की मदद से हमें ये पता चला कि कायनात में एक फोर्स एग्जिस्ट करता है जो दो चार्जेस के दरमियान होता है, उसको इलेक्ट्रिक फोर्स कहा जाता है। उसका नेचर अट्रैक्टिव भी है और रिपल्सिव भी है। अच्छा, तो हम कूलम ने हमें बताया कि वो फोर्स वो डिपेंड किन चीज़ों पे करता है, उसके डिपेंडेंट फैक्टर्स क्या है, और उस फोर्स को मालूम करने के लिए यानी फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो ये कूलम्स लॉ की मदद से हम आसानी से मालूम कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कूलम्स लॉ को, कूलम ने हमें ये इन्फॉर्मेशन दी है, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो मैंने आपको बताया के, तो इस के को फर्दर एक्सप्लेन करते हैं। ये जो कूलम्स लॉ है, अगर मैं कूलम्स लॉ लिखता हूँ तो मैंने ये लिखा कि F = K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये के हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कांस्टेंट हो, या इसको हम कूलम कांस्टेंट कहते हैं। ये अभी मैंने लिखा था आप लोगों को। अच्छा, तो ये मेरे पास फोर्स का मैग्नीट्यूड। अब ये जो k है ये फर्दर बराबर है 1/4πε0 के बराबर है। ये एक नया कांस्टेंट आया, इसको हम कहते हैं एप्सिलॉन और नॉट, इसको हम एप्सिलॉन नॉट कहते हैं। इस सिंबल का नाम एप्सिलॉन नॉट है। और इधर ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, इधर इसको हम नाम देते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसको परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्यों कहते हैं, इसको भी मैं आपको बताऊंगा कि इसका नाम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्यों है, लेकिन ये तब आपको समझ आएगा जब मैं कूलम्स लॉ इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम करूंगा, ठीक है ना। अच्छा, और इसको हम डाइलेक्ट्रिक, अच्छा ये हमारे पास परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके माय डियर, इस एप्सिलॉन नॉट की कीमत हमारे पास है 8.85 × 10⁻⁻12 और ये मैं लिखूंगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अच्छा, ये भी हमारे पास एक कांस्टेंट है, मतलब ये जो k है कूलम कांस्टेंट, ये फर्दर और कांस्टेंट्स के बराबर है। हम एक कांस्टेंट को इन टर्म्स ऑफ अनदर कांस्टेंट्स लिख सकते हैं। मतलब अगर आपके पास 8 है तो ये 8 हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक कांस्टेंट है। 8 का मतलब 8 होता है। आप किसी को बताओ, आप जिस मुल्क में भी जाओ, जहाँ पे भी जाओ, किसी को बताओ मुझे 8 मार्कर्स दे दो, तो हर जगह पे आपको 8 मार्कर ही मिलते हैं। ऐसा तो नहीं होता कि यहाँ पे पाकिस्तान में 8 का मतलब 8 है और किसी और मुल्क में 8 का मतलब कोई और डिजिट है, नहीं कोई और नंबर है, नहीं, सेम मतलब है। अच्छा, 8 बराबर है 32/4 के, लिख सकता हूं, गलत तो नहीं है। एक कांस्टेंट को मैंने इन टर्म्स ऑफ 2 कांस्टेंट्स लिख लिया, तो इसी तरह एक कांस्टेंट को हम इन टर्म्स ऑफ अनदर कांस्टेंट्स लिख सकते हैं। तो के हमारे पास 1/4πε0 के बराबर है। पाई की कीमत 3.14 है। तो अगर आप ये पुटिंग करोगे, जिस तरह इधर मैंने डायरेक्ट वैल्यू लिखी थी, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/4π 3.14 है और ये 8.85 × 10⁻⁻12 हो जाएगा और ये कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो जब आप इसको कैलकुलेटर से करोगे तो आफ्टर कैलकुलेशन यू विल फाइंड 9 × 10⁻9 और ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये के की कीमत आ जाएगी। तो के इज व्हाट, इट इज कॉल्ड कूलम्स कांस्टेंट। ये हमारे पास कूलम्स कांस्टेंट है, या इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट भी कह सकते हैं। आप इसको कूलम कांस्टेंट भी कह सकते हैं, आप इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट भी कह सकते हैं। अच्छा, अब इधर देखिए ज़रा, ये तो यहाँ तक मैं मैथमेटिक्स में लगा हूँ, मैं इधर 1-2 पॉइंट्स एमसीक्यूज के हवाले से डिस्कस कर दूँ।
तो आपके पास कूलम लॉ अभी तक जो मैंने समझाया ये इक्वेशंस आपके पास आ गए। ये भी आप लिख सकते हैं k q1 q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, और इस मैथमेटिक्स का मतलब मैंने आपको समझाया है। अच्छा, और आप इस तरह भी लिख सकते हैं f इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये q1 q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ये मैंने लिख लिया। अच्छा, अब जरा ये समझते हैं कि एप्सिलॉन नॉट और k, इसके यूनिट्स और डायमेंशन क्या है, यूनिट्स एंड डायमेंशंस। इसके यूनिट्स और डायमेंशंस को मालूम करते हैं कि इसके यूनिट्स क्या है और इसके डायमेंशंस क्या है। अच्छा, k का यूनिट और डायमेंशन क्या है, एप्सिलॉन नॉट का यूनिट और डायमेंशन क्या है। अच्छा, अब इधर देखिए जरा, बड़ा सिंपल है। देखिए इसकी जो वैल्यूज है वो आपको याद करनी पड़ेगी, एप्सिलॉन नॉट की और k की, लेकिन इसके यूनिट्स आप याद ना करें। आप यहां से निकाल सकते हैं f बराबर है k q1 q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर के। तो k आपके पास किसके बराबर हो जाएगा, ये आर स्क्वायर उधर जाएगा तो f इंटू आर स्क्वायर, और ये q1 और q2 जब इस तरफ आएंगे तो ये डिवीजन में आ जाएंगे। अब इसके यूनिट्स आप लिख के, फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन। फोर्स चाहे कोई भी हो, वो हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स हो, मैग्नेटिक फोर्स हो, कूलम्बिक फोर्स हो, कोई भी फोर्स हो, ये ग्रेविटेशनल फोर्स हो, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हो, वीक न्यूक्लियर फोर्स हो, एक्शन फोर्स हो, रिएक्शन फोर्स हो, इंजन फोर्स हो, फ्रिक्शन फोर्स हो, कोई भी हो, उसका यूनिट तो न्यूटन ही रहेगा। ऐसा तो नहीं होगा, नेचर अगर चेंज है तो चेंज होगा, लेकिन यूनिट हमारे पास सेम रहेगा। यही तो SI यूनिट्स की एक ब्यूटी भी है कि सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स हो, अगर एक क्वांटिटी का है तो वो सेम रहता है, ठीक है ना। तो इधर में अब इस तरह नहीं होता कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का यूनिट न्यूटन है और मैग्नेटिक फोर्स का यूनिट कोई और है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। अच्छा, तो ये आ जाएगा न्यूटन, और आर का आर सेपरेशन है तो उसका यूनिट मीटर होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर। चार्ज का कूलम है, Q1 का कूलम है, Q2 का भी कूलम है। ऐसा ना हो कि तुम कहो कि Q1 का कूलम 1 है और Q2 का कूलम 2 है। यूनिट्स मैंने बताया सेम, चार्ज Q1 हो Q2 हो, चार्ज जो भी हो उसका यूनिट कूलम ही रहेगा, डिवाइड बाई कूलम स्क्वायर। तो K का यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर आया, और एप्सिलॉन नॉट का यूनिट इसको उल्टा कर दो, क्योंकि K बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, तो एप्सिलॉन नॉट बराबर हुआ 1/4 पाई k के बराबर हुआ। तो 4 पाई का तो कोई यूनिट नहीं है, तो एप्सिलॉन नॉट का यूनिट हुआ कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसके यूनिट्स हो गए। अब इसके यूनिट्स अगर हमने लिख के, तो इन यूनिट्स से हम इसके डायमेंशंस को निकाल सकते हैं। ये दोनों कांस्टेंट्स डायमेंशनल कांस्टेंट्स है, क्योंकि इन दोनों कांस्टेंट्स का यूनिट एग्जिस्ट करता है तो इसके डायमेंशन होंगे। लेकिन एक बात याद रखो, ये जरूरी नहीं है कि अगर एक फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट है तो उसका डायमेंशन मस्ट होगा, जरूरी नहीं है। मैं आपको 2-3 एग्जांपल लेता हूं। फिजिक्स में ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज भी है जिसके यूनिट्स है लेकिन उनके डायमेंशंस नहीं है। उनमें से एक प्लेन एंगल है, एक सॉलिड एंगल है, जो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज है। प्लेन एंगल भी यूनिट उसका है लेकिन डायमेंशन उसका एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि वो सेम क्वांटिटीज का रेशो है। थीटा इज इक्वल टू S डिवाइड बाय R। थीटा प्लेन एंगल इज द रेशियो ऑफ सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल टू द रेडियस। तो सरकमफेरेंस भी लेंथ है, रेडियस भी लेंथ है, तो इसलिए वो हमारे पास डायमेंशनलेस है। इसी तरह सॉलिड एंगल का यूनिट स्टेरेडियन है, वो भी डायमेंशनलेस है। और इसी तरह मैकेनिकल इक्विवेलेंस का यूनिट भी, अगर आप वर्क को जूल्स में ले ले और हीट को कैलोरीज में ले ले, जो आप लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर नंबर 10 फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, तो फिर मैकेनिकल इक्विवेलेंस की वैल्यू 4.18 जूल पर कैलोरी आती है। तो उसका यूनिट उधर एग्जिस्ट करता है लेकिन उसका डायमेंशन नहीं है, क्योंकि जूल और कैलोरीज दोनों एनर्जी के यूनिट है, तो दोनों सेम क्वांटिटीज के रेशो है, आप इस तरह बता सकते हैं। तो ये मैंने अपने वो जो ईटा लेक्चर मैंने लिया है फर्स्ट ईयर का, उसमें मैंने इसको डिस्कस किया है, ठीक है। अब इधर देखिए जरा, ये कांस्टेंट्स वो है जिसके यूनिट्स एग्जिस्ट करते हैं, इनके डायमेंशन भी होंगे। तो डायमेंशन ये आपका MCQ भी हुआ और आपको तरीका भी समझ में आ जाएगा। डायमेंशन ऑफ कूलम कांस्टेंट हो, डायमेंशन ऑफ कूलम्स हो कांस्टेंट हो, वो हमारे पास क्या होगा, तो वो मैं सिंपल, अच्छा यहाँ से कंटिन्यू है, यहाँ तक आप देख ले। अब इसके डायमेंशंस में ये इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है, ये इसका 30 मिनट्स तक का लेक्चर हो गया, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं डायमेंशंस निकाल कर
आगे जाऊंगा और कूलम्स लॉ को आगे की तरफ लेकर जाएंगे। ओके आया ज़्यादा सेट का जा सोने मुशो बस ठीक शुदा बराबर दे। ओके यहाँ तक आप देख ले। तो नेक्स्ट लेक्चर में जब लूँगा पार्ट 3 तो उसमें मैं आप लोगों को इसके डायमेंशंस निकालूंगा पहले और यहीं से स्टार्ट हो।